यूनिवर्सिटी में पढ़ाते, साथ ही हिंदुस्तान में जिंदल यूनिवर्सिटी में भी हैं। प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा है हमारे साथ प्रोफेसर अरुण कुमार भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ अनुपम भी है। लेकिन सबसे पहले मैं अनुपम के पास जाना चाहूंगा। अनुपम, ये जो आज आप लोगों ने किया कि राष्ट्रीय बेरोजगार दिवस बनाया है, मोदी रोजगार दो को ट्रेंड कराया है, रोजगार बेरोजगार मार्च निकाले जा रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्यों आप लोग इस तरीके से करें? प्रधानमंत्री को कम से कम जो जन्मदिन था उस दिन तो खलल ना डालते आप लोग। देखिए आशुतोष भाई, हमने आज के दिन जो बेरोजगार दिवस या कहें कि हमने तो जुमला दिवस का भी अपील किया था। और पिछले साल भी अगर आपको याद हो 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर जुमला दिवस, बेरोजगार दिवस ये सब मनाया गया था। और उसके पीछे का कारण यही है, उसके कुछ हिस्सों पे तो आपने प्रकाश डाल दिया है कि जो बेरोजगारी की हालत है उसके पर्याप्त आंकड़े हैं इस वक्त हमारे पास देश में, जो बताता है कि बेरोजगारी सिर्फ एक गंभीर संकट ही नहीं है, बिल्कुल एक राष्ट्रीय आपदा जैसी है इस वक्त बेरोजगारी। देखिए, सरकार का अपना आंकड़ा था एनएसएसओ का, जिसने बताया था कि 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है। और वो 45 साल का रिकॉर्ड टूट चुका है इसलिए कहा जा रहा था क्योंकि 46वें साल के डेटा को कंपेयर नहीं किया जा सकता। हो सकता है कि हम आजाद भारत में बेरोजगारी के मामले में सबसे खराब हालत में है इस वक्त। और जैसा आपने कहा कि सरकार मानने तो तक को तैयार नहीं थी, तो हम आप परेशान हैं कि बेरोजगारी की हालत इतनी खराब है, सरकार कुछ समाधान करे। लेकिन समाधान तो बाद की बात है ना, आप एक्नॉलेजमेंट ही नहीं होगा तो सॉल्यूशन की तरफ क्या सोचा जाएगा। और उसके बाद कई आंकड़े एक के बाद एक आते गए और इस सरकार ने हर तरह के डेटा को झुठलाने का कोशिश किया, चाहे वो अर्थव्यवस्था से संबंधित आंकड़े हो, बेरोजगारी से संबंधित आंकड़े हो। और अब सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं है। देखिए, हम लोग तो युवा हल्ला बोल आंदोलन के जरिए बेरोजगार युवाओं के बीच घूमते हैं, लगातार कैंपेन एजिटेशन करते रहते हैं। रियल ह्यूमन लाइफ स्टोरीज है अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ऐसे लाखों की संख्या में ऐसे शिक्षक हैं जो एलिजिबल हो गए हैं, जिनको पात्रता मिल चुकी है, और लाखों पद खाली हैं। आप समझिए, लाखों एलिजिबल टीचर्स हैं, लाखों पद खाली है, लेकिन वो बेरोजगार है। लाखों की संख्या में इंजीनियर्स हैं, लेकिन वो बेरोजगार है। तो शिक्षित बेरोजगार जो है वो इतनी बड़ी तादाद में है। और जैसा देखिए, हम लोग सब जानते हैं कि हमारे जो अर्थव्यवस्था का एक बड़ा चंक है वो असंगठित क्षेत्र में है, 90% से ज्यादा, 93-94%। अब वो थोड़ा कठिन हो सकता है, चलिए मानते हैं किसी भी सरकार के लिए, कि आप पूरी इकोनॉमी में जॉब क्रिएट करना शुरू कर दें। वैसे तो जो सरकार के और प्रधानमंत्री जी के वादे थे उसकी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूँ। उसके बाद जो 6-7% जो ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में भी मान सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट की जरूरत है तो जॉब क्रिएट होगा। जो सबसे आसान काम था इस सरकार के लिए वो था कि जो गवर्नमेंट जॉब सेक्टर्स, जिसमें आपको कोई बहसबाजी नहीं करनी, कोई कानून नहीं बनाना, किसी को करने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ विज्ञापन जारी करना था और एक समयबद्ध ढंग से आप अगर फेयर रिक्रूटमेंट कर देते, तो ये जो स्ट्रेस आया है गवर्नमेंट जॉब सेक्टर पे, स्ट्रेस इसलिए आया है क्योंकि कहीं और जॉब नहीं है, तो नेचुरली जो इंजीनियरिंग कर रहा है वो भी रेलवे की ग्रुप डी के लिए फॉर्म भर रहा है। लेकिन अगर आप इस प्रक्रिया को ईमानदारी से पूरा कर देते तो कम से कम इतना अविश्वास और इतना आक्रोश नहीं होता जो इस वक्त है। हम लोगों ने ये कहा था कि देखिए, आपने 2 करोड़ सालाना जॉब का वादा किया, आपने अर्थव्यवस्था को इस ऊंचाई तक पहुंचाने का वादा किया कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे। आपके हर वादे जुमले साबित हुए, चाहे वो बेरोजगारी को लेकर हो, चाहे निजीकरण को लेकर हो। जब आपने कहा कि रेलवे से बचपन का नाता है, रेलवे का तो कभी निजीकरण नहीं होने देंगे, आज रेलवे का निजीकरण हो रहा है। मैं देश नहीं बिकने दूंगा कहा, और आप बैंकों से लेके एक एक चीज को सिर्फ निजीकरण नहीं कर रहे हैं। आशुतोष भाई, एक इंपॉर्टेंट बात है, प्रॉफिट का प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं और लॉस का नेशनलाइजेशन कर रहे हैं। केजी बेसिस पे नुकसान होता है तो आरबीसी खरीदता है, यस बैंक डूबता है तो एसबीआई खरीदता है। लेकिन जहां जहां प्रॉफिट है, बंदरगाह हो, एयरपोर्ट हो, रेलवे स्टेशन हो, टेलीकॉम हो, वो सब मोदी जी के 2 मित्र खरीदते हैं। तो जब इतनी जुमलेबाजी होगी तो नेचुरली जो आक्रोशित युवा है इस देश के, वो जुमला दिवस मनाएंगे, वो बेरोजगार दिवस मनाएंगे। और मैं एक इंपॉर्टेंट बात बस ऐड करना चाहता हूँ, सॉरी, वो ये कि जैसा कि मैं देख रहा हूँ, आपने भी शुरुआत में इंट्रोडक्शन में कहा और बाकी सभी रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ। देखिए, मैं इसको सुधार ही कहूंगा, ऐसा नहीं हुआ कि सिर्फ सोशल मीडिया पे ट्रेंड हुआ है। आपने कहा कि बेरोजगारी मार्च हुआ है, लेकिन इसके अलावा वो हम लोगों के कॉल पर ही उत्तर प्रदेश में, बिहार में, झारखंड में, महाराष्ट्र में, दिल्ली में, चंडीगढ़ में, कई जगहों पे और बहुत ही डिसेंट्रलाइज्ड डेमोन्स्ट्रेशंस हुए हैं। छोटे छोटे शहरों में, कस्बों में, पंचायतों में युवाओं ने इकट्ठा करके, जिनको पॉलिटिकल नहीं कह सकते, वो ताली थाली बजा रहे हैं, वो जुमले का केक काट रहे हैं। आपने वो केक देखा होगा,
लिखा ठीक हुआ है अनुपम, अनुपम ग्राउंड जो पे आपका प्रोटेस्ट हो रहा है, मैं बस ये कह रहा आपने जो बात आपने जो बात कही उसी वजह से हम आज ये बहस भी कर रहे हैं, हूँ। जी क्योंकि जी इस देश के अंदर बेरोजगारी पर पिछले 2-3 सालों से चर्चा बहुत गंभीर होनी चाहिए, वो चर्चा नहीं हो रही। बट प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी, ये तो भी कहा जा सकता है कि भाई पैंडेमिक आ गया, महामारी आ गई, कोरोना आ गया, हिंदुस्तान नहीं अमेरिका में भी बड़े संख्या में लोग बेरोजगार हुए, वहां भी अमेरिकन इकोनॉमी भी इससे स्ट्रगल कर रही। तो फिर हम इस देश के प्रधानमंत्री को क्यों इसके लिए जिम्मेदार ठहराएं? क्यों युवाओं से ना के भाई आप इतना गुस्सा मत होइए, आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगार हैं, तो जाहिर सी बात आप गुस्से में। लेकिन प्रधानमंत्री जी क्या करते हैं इसके लिए? वाई शुड वी ब्लेम प्राइम मिनिस्टर? मिस्टर प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा। देखिए अनुपम जी ने ये पहले ही समझा दिया, क्योंकि उन्होंने ये साफ कर दिया कि 45 साल के इतिहास में 2017 तक इतनी बेरोजगारी दर कभी हुई नहीं। तो ये कोविड से कनेक्शन है, स्थिति और बदतर हुई है, मगर उससे पहले ही बहुत बदतर थी, बहुत खराब थी। पॉइंट तो ये है, वो स्थिति क्यों इतनी खराब हुई, वो तो इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट की वजह से ही हुई ना। आप ये मुझे समझा दीजिए आशुतोष जी कि 2012 और 2018 के बीच में युवा बेरोजगारी तिगुनी क्यों हो गई? 6% से 17% हो गई। अब मैं कुछ और आंकड़े आपको बताता हूँ। अगर आपने हायर सेकेंडरी कर रखा है तो बेरोजगारी दर उसी दौरान 12 और 18 के बीच में, मैं कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, कोविड के बाद में आते 7 से 22% हो गई, 3 गुने से ज्यादा। ग्रेजुएट अगर आप स्नातक हैं तो 20% से 38, पोस्ट ग्रेजुएट है मतलब एमए एमएससी कर चुके हैं तो 19% से 43, और अगर आपने इंजीनियरिंग टेक्निकल ट्रेनिंग कर रखी है तो 19% से 38.5। अरे भाई 12 साल में आपने इतनी करामात कर दी इकोनॉमी के संग, इतनी करामात की मतलब दुगनी और तिगनी हो गई है। तो ये तो जाहिर है इकोनॉमिक मैनेजमेंट का कारण है, पहली बात। दूसरी बात, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोविड का प्रकोप अर्थव्यवस्था पे आया है, हुआ है, और बेरोजगारी और उसके बाद बढ़ी है। तो अब आप सोचिए कि वो बेरोजगारी इसके ऊपर है जो 45 मतलब 2 साल पहले थी। और आखिरी बात ये ध्यान रखिए कि क्यों इतना प्रकोप अर्थव्यवस्था पे हुआ है। ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ कोविड हुआ है, हमारे यहाँ इसलिए कोविड दूसरी लहर में खास तौर से ज्यादा स्थिति गंभीर हुई क्योंकि हमने उसको मिसमैनेज किया। और यही नहीं, जो हमको फिस्कल पैकेज देना चाहिए था, जो और विकासशील देशों ने दिया, उसके मुकाबले हमने आधा भी नहीं दिया। फिस्कल पैकेज यानी कि टैक्स घटाना और एक्सपेंडिचर बढ़ाना। हम क्या कर रहे हैं? टैक्स बढ़ा रहे हैं, यानी कि पेट्रोल डीजल गैस का दाम बढ़ाते चले जा रहे हैं। तो जिसकी वजह से गरीब, जो वैसे, अभी मैं गरीबी पे आया नहीं, गरीबी किस तरीके से बढ़ी उसके आंकड़े में अगली बार बताऊंगा आपको, कि जैसे ही गरीबी बढ़ रही थी और आमदनी कम हो रही थी, ये दाम बढ़ा रहे हैं, हद्दी हो गई। मतलब नासमझी की, इकोनॉमिक मैनेजमेंट की इस तरीके से बद इंतजामी मैंने अपने 40-45 साल के अनुभव में नहीं देखी। बिल्कुल। प्रोफेसर अरुण कुमार जी, जो बात प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी कह रहे हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं या आप उनसे डिसएग्री करते हैं? और क्या कारण समझते हैं इस लगातार जो बेरोजगारी के बढ़ने का जो आंकड़े सामने आ रहे हैं? देखिए, जैसे संतोष ने कहा कि सरकार को जो अभी करना चाहिए था वो नहीं किया सरकार ने। इस समय क्योंकि लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था काफ़ी बुरी तरह से प्रभावित हुई, एक अर्थव्यवस्था को शॉक लगा, तो उसमें प्रोडक्शन गिरा, खासकर कई सर्विसेज सेक्टर में जहाँ पे कि रोज़गार काफ़ी है, जैसे कि ट्रैवल है, टूरिज़्म है, ट्रांसपोर्ट है, रेस्टोरेंट है, होटल है, इन सारे सर्विसेज में काफ़ी गिरावट आई। और जैसे कि अनुपम ने कहा कि असंगठित क्षेत्र बड़ी बुरी तरह ध्वस्त हुआ। और मेरा मानना है कि जो आंकड़े हमारे पास आते भी हैं वो आंकड़े सही नहीं आते हैं, वो आंकड़े भी सही ढंग से दिखाते नहीं हैं कि कितना बेरोजगारी पैदा हुई। अब अगर आपको एक आंकड़ा दूं कि जैसे CMI ने कहा कि अप्रैल 2020 में 12.2 करोड़ लोगों के रोजगार चला गया, तो मैंने बार बार कहा है कि नहीं, 20 करोड़ लोगों का काम रुक गया। क्योंकि अगर आप फैक्ट्री में एम्प्लॉयड थे तो आप कहेंगे हम एम्प्लॉयड हैं लेकिन आप काम पे नहीं जा रहे हैं।
आप स्कूल में एम्प्लॉयड हैं तो आप कहेंगे हम एम्प्लॉयड हैं पर आप काम पे नहीं जा रहे हैं, तो जो काम रुका वो बहुत ज्यादा काम रुका। तो मेरे अनुसार करीब 20 करोड़ लोगों का काम रुक गया, उनकी आमदनी कम हो गई, उनकी आमदनी घट गई, इससे डिमांड पे असर पड़ा। जब डिमांड पे असर पड़ता है तो उसका असर होता है रोजगार पे, क्योंकि जब प्रोडक्शन कम हो जाता है तो रोजगार भी कम हो जाता है। वो सिर्फ असंगठित क्षेत्र में ही नहीं कम हुआ, वो संगठित क्षेत्र में भी कम हुआ। और सीएमआई के आंकड़ों ने बताया कि अप्रैल मई 2020 में करीब 17 मिलियन 1.7 करोड़ जो संगठित क्षेत्र के लोगों ने नौकरी गंवाई, और उसमें से करीब 50 लाख थे जो कि प्रोफेशनल्स थे। और उन्होंने कहा सीएमआई ने कि इनकी नौकरी दोबारा आना आसान नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो नौकरी इस तरह से क्रिएट नहीं होती है कि वो हो जाए। तो मेरा मानना है कि जो बेरोजगारी हुई है, वो जो आंकड़े आए हमारे पीएलएफएस से और जो सीएमआई से, उससे भी ज़्यादा है। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ जो बेरोजगारी होती है वो इसलिए ज़्यादा नहीं दिखती क्योंकि हमारे यहाँ कोई सोशल सिक्योरिटी तो है नहीं, और सोशल सिक्योरिटी नहीं है तो जिसका काम गया अगर संगठित क्षेत्र में, तो वो ये नहीं कहेगा कि मैं घर पे बैठ के मर जाऊंगा लेकिन काम नहीं करूंगा, तो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो इसलिए वो जब अगर जो ठेला भी चलाएगा, रिक्शा भी चलाएगा, सिर पे बोझा ढोएगा, तो हम कहेंगे कि रोजगार उसका पैदा हो गया है। तो वो कोई सिस्टम का रोजगार जनरेटेड नहीं है, वो जो अपना सेल्फ जनरेटेड जो है। और वहाँ पे भी क्या है, बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट है, क्योंकि आप मार्केट में जाके खड़े हुए रिक्शा लेके, वहाँ 2 घंटे का काम मिला, आप 14 घंटे खड़े हैं। आपने ठेला चलाया तो 2 घंटे ठेला चलाया, बाकी 12 घंटे खड़े हुए हैं। उसी तरह किसानी में है, तो अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं दिखती जितनी अंडर एम्प्लॉयमेंट। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयमेंट होने से क्या है कि मतलब आपकी आमदनी नहीं जो है, तो आप गरीबी की रेखा के नीचे चले जाते हैं। जैसा कि संतोष कह रहे थे कि करीब 23 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, और 22 करोड़ तो पहले से ही थे। यानी करीब इस तरह 50 करोड़ लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे चले गए हैं, क्योंकि उनकी आमदनी कम हो गई है। जब आमदनी कम होगी तो रोजगार भी कम होगा, प्रोडक्शन भी कम होगा। और फिर मैं एक चीज कहूंगा कि ये जो रोजगार होता है ये एक मैक्रो फिनोमेना है, ये एक डिराइव्ड वेरिएबल है। इस पे हमारा टैक्सेशन का असर पड़ता है, इस पे हमारी सरकार की बाकी नीतियों का असर पड़ता है, कृषि का असर पड़ता है। जब ये सारी चीजें हम कंसिडर करते हैं, टेक्नोलॉजी का असर है। इस समय हमारा जो रोजगार जो संगठित क्षेत्र में है वहाँ बढ़ता नहीं है, क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, वहाँ पे ऑटोमेशन बहुत ज्यादा है। यहाँ तक कि कृषि में भी बहुत ऑटोमेशन हो रहा है। अगर आप देखें पिछले 30 साल में तो कितने ट्रैक्टर हैं, कितने थ्रेशर्स हैं, कितने हार्वेस्टर कंबाइन है, तो कृषि में भी रोजगार पैदा नहीं हो रहा, वहाँ पे भी अंडर एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा हो गया है। तो इसलिए चारों तरफ, मतलब वो चाहे संगठित क्षेत्र हो, असंगठित क्षेत्र हो, चाहे कृषि हो, सब में परेशानी है। इसमें काले धन की अर्थव्यवस्था का भी असर है, टेक्नोलॉजी का भी असर है। तो हमें इसको मैक्रो लेवल पे देखना पड़ेगा। बट कार्तिक, आपको क्या लगता है, जैसे वो कहते हैं ना कि गुड पॉलिटिक्स, गुड इकोनॉमिक्स इज गुड पॉलिटिक्स, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे कि इकोनॉमी की हालत खराब है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ती जा रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जीतती जा रही। वो 2014 में जिस मैंडेट से आए थे वो मैंडेट 2019 से बढ़ गया, और देश ये कह रहा था कि 45 साल की सबसे ज्यादा बेरोजगारी 2019 में थी। प्रधानमंत्री जी पकौड़े तलने की बात कर रहे थे, सोशल मीडिया पे उसका मजाक उड़ रहा था, लोग कह रहे थे इस बार उनका बहुमत कम हो जाएगा, लेकिन बहुमत बढ़ गया। तो ये गुड इकोनॉमिक्स, गुड पॉलिटिक्स ये हो क्या रहा है? आशु सर, पहली बात तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड में करेक्ट करना चाहूंगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी। तो आपने बहुत इंपॉर्टेंट सवाल उठाया है कि बेरोजगारी जिसको इतना बड़ा मुद्दा होना चाहिए, क्या वो वर्क नहीं कर रहे, क्या वो काम नहीं कर रहा? इसका बहुत लेयर्ड आंसर है, कोई यस और नो इसका आंसर नहीं है। मैं आपको एक सिंपल बात बताता हूँ। आप कह रहे हैं गुड इकोनॉमिक्स एंड गुड पॉलिटिक्स। इकोनॉमिक पॉलिसी में केवल अनएम्प्लॉयमेंट को टारगेट करने वाली पॉलिसीज नहीं आती हैं। आप किसी दूर दराज के गांव में जाके बात करें, जिनको मुफ्त राशन भी मिला है वो भी एक इकोनॉमिक पॉलिसी है, जिनको टॉयलेट मिला है वो भी एक सोशो इकोनॉमिक पॉलिसी है। तो अंत में एट द एंड ऑफ द डे ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको सरकार की इन पॉलिसीज का भी लाभ मिला है, ये हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप 2019 में जाते हैं तो चाहे वो पीएम किसान हो, या वो उज्ज्वला स्कीम हो, या वो स्वच्छ भारत हो, और अंत में आते आते ईडब्ल्यूएस कोटा, नौकरी में चाहे बहाली हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन कोटा मिलना एक बहुत ही इमोटिव इशू है। तो ऐसे मुद्दों पर वोट करते हैं। दूसरी बात, जब एक वोटर वोट करने जाता है या जाती है, केवल एक मुद्दे पर कोई भी वोट नहीं करता आशु सर, वोट मल्टीपल मुद्दों पर होता है, और बहुत बड़ा परसेंटेज ऐसा होता है वोटर्स का जो लास्ट मिनट पे डिसाइड करते हैं अपना वोट। तो वो डिपेंड करता है कि उस समय क्या माहौल बनाया जा रहा है। विपक्ष के साथ मेरी एक जो प्रॉब्लम इस मुद्दे पर यह है कि ऐसे इवेंट्स करना तो अच्छी बात है, लेकिन एक सस्टेन्ड कैंपेन मुझे नहीं दिखा है।
जहां पे सस्टेन्ड कैंपेन 1-1.5 महीने के लिए भी किया गया बिहार में पिछले साल, वहां आपने देखा कि आखिर में आते आते आरजेडी लगभग चुनाव निकाल गई। लेकिन विपक्ष अगर अपने मुद्दे ऐसे उठा रहा है तो क्यों वो न्यूज में नहीं आ रहे हैं? विपक्ष का एक आर्गुमेंट होता है कि देखिए हम तो करते हैं लेकिन कवरेज नहीं होती। मेरा ये कहना है कि यदि आप एक सस्टेन्ड कैंपेन करेंगे, बड़े बड़े चेहरों को उतारेंगे, तो नाना करते हुए मीडिया को आपको कवर करना ही पड़ेगा। तो एक माहौल बनाया जाता है और उस पर वोट एकत्रित किए जाते हैं। ये कहना कि लोगों में गुस्सा नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट वाला, ये गलत है, क्योंकि ये बिहार में प्रूव हो गया कि जहां पे उस बात को हवा दी गई वहां पर मुद्दा बना। लेकिन इतने सारे डायमेंशंस हैं इलेक्शन को लेकर, सोशल इशू है, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इश्यूज है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स इतनी स्ट्रांग है कितने सारे स्टेट्स में, तो वहां पे माहौल बनाना पड़ता है। ये मेरा सबमिशन। ठीक है, प्रोफेसर अरुण कुमार आप कुछ जोड़ना चाहते थे प्लीज। मैं ये कहना चाह रहा था कि पॉलिटिक्स जो है ट्रम्प कर सकती है इकोनॉमिक्स को, और ये हमने नोटबंदी के समय देखा कि लोगों ने गांव में कहा, जो लोग गांव गए कि वहां पे उन्होंने कहा बहुत परेशानी हुई, तो उन्होंने कहा नहीं बहुत अच्छा हुआ कि जो अमीर आदमी का काला धन था वो भी जो निकल जाएगा। तो ये एक माहौल बना दिया जाता है एक एक। और दूसरा जो है कि जो बीजेपी बहुत अच्छे तरह से डिवाइड एंड रूल करती है, वो जो सारी कम्युनिटीज हैं उनको डिवाइड कर देती है, एक माहौल क्रिएट कर देती है। तो ये बात सही है कि उनको जरूर डिलीवरी हुई चीज़ों की। और सबसे बड़ी जो मुझे लगता है 2019 में चीज़ थी कि 2019 में मैं जैसे कि पहली फरवरी को जिस दिन बजट था तो एक बीजेपी के स्पोक्स पर्सन के साथ था, तो कह रहा था कि हम यूपी में बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और मैंने तो टिकट रिजेक्ट कर दिया है ना। और जब बालाकोट और ये हुआ उसके बाद तुरंत ऐसी हवा बदली। उसने मुझे कहा तो 2 महीने बाद कि मैं तो बेवकूफ था कि मैंने टिकट नहीं लिया, वहां तो किसी गधे घोड़े को खड़ा कर दिया, वो जीत गया। तो यानी कि जो मेरा कहना है कि जो ये सारा एक माहौल है उसमें, जैसे कि कार्तिक ने सही कहा, कोई एक मुद्दा नहीं होता और पॉलिटिक्स कैन ट्रम्प इकोनॉमिक्स, कि आप ऐसे इमोशनल इश्यूज क्रिएट कर देते हैं जिससे कि हवा बदल जाती है। क्विक पॉइंट कार्तिक, उसके पहले प्लीज आपने अपने को अनम्यूट करना होगा प्रोफेसर। सॉरी मैं अनम्यूटेड तो हाँ बिल्कुल, अब आप बोलिए, आई कैन हियर यू। मैं ये कह रहा 2 पॉइंट लूंगा, क्योंकि आपने कहा कि वोट तो इनको फिर भी मिल रहे हैं, जीत तो फिर भी रहे हैं। सच में मुझे तो नहीं लगता। आखिर 19 के बाद झारखंड हारे, महाराष्ट्र हारे, दिल्ली हारे, वेस्ट बंगाल हारे, और अभी 5 में से 4 तो स्टेट्स हारे ही ना अभी हाल में। दूसरी बात, और जहां वो जीते भी हैं वहां वोट शेयर तो कम हो ही रहा है 2019 के बाद, कम होता ही चला जा रहा है। बल्कि ये आंकड़े बताते हैं कि 2014 के बाद जो ये इलेक्शन हार रहे थे या वोट मिल भी रहे थे तो वोट शेयर कम हो रहा था, उससे ज्यादा वोट शेयर अब कम हो रहा है। बिल्कुल। कार्तिक बहुत संक्षेप में, क्योंकि आलोक जी के पास जाना है। नहीं, मैं ये कह रहा था कि मैं भी अग्री करता हूँ इस बात से कि राज्य स्तर पर जो डिसकंटेंट है वो साफ नजर आ रहा है। अगर आपको गुजरात याद हो आशुष सर, 2017 में पाटीदार आंदोलन के बाद बीजेपी को उसके लिए बहुत बड़ा सरदर्द बन गया था। जब आप ऐसे ग्रुप्स को रिजर्वेशन की मांग करते हुए देखते हैं तो आप समझ जाइए कि अंदर कुछ ना कुछ एक बहुत बड़ा आर्थिक संकट चल रहा है। ठीक है आलोक, ये जो पूरी बातचीत है, इस बातचीत से ये निकल के आ रहा है कि भाई दिक्कत तो है, संकट तो है, लेकिन वो अखिल भारतीय स्तर पर सबसे बड़ा मुद्दा नहीं बन पा रहा। उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? और अगर आप देखें तो मैं कम से कम 2017 के बाद से कंसिस्टेंटली जो मैप कर रहा हूं, हर सर्वे में बेरोजगारी या तो नंबर 1 मुद्दा है या नंबर 2 मुद्दा है, लेकिन वो रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो रहा, ऐसा लोग कहते हैं। आलोक, अपने को अनम्यूट करना होगा आपको। माफ कीजिएगा। हाँ, इसके 2-3 कारण है आशुतोष कि ये आपको ट्रेंड होता हुआ नहीं दिख रहा है, या आप जिसे कहते हैं कि मुद्दा नहीं बन पा रहा है। पहला तो देखिए, अनुपम यहाँ बैठे हुए हैं, इन्होंने पिछले कुछ समय से लगातार अभियान चलाया हुआ है, और ये तरह तरह के, एक मतलब ऐसा नहीं कि कोई एक मुद्दा, रोजगार से जुड़े ये अनेक प्रकार के उदाहरण, और वो उदाहरण सैकड़ों हजारों उदाहरण एक साथ आते हैं जिस वक्त ये उदाहरण सामने लाते हैं कि नौकरी मिल चुकी है लेकिन अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिल रहा है, इम्तिहान पास कर लिया है, हम पात्र भी बन गए हैं, बिल्कुल सब कुछ हो गया है, बस आपकी ज्वाइनिंग नहीं हो रही, या वैकेंसी खाली पड़ी है, वहाँ विज्ञापन नहीं निकल रहा। 3-3 साल के कुछ सिलेक्शन एग्जाम्स हैं जो हर साल होते हैं, 3-3 साल के इम्तिहान हो चुके हैं, लोग 3 इम्तिहान दे चुके हैं, अभी पहले इम्तिहान का रिजल्ट नहीं आया। ये
मुद्दा नहीं बन रहा है, इसकी एक वजह ये है कि अब अनुपम ने अभियान चलाया है, बहुत सारे लोगों उनको लग रहा है कि अब सीधे रास्ते से कुछ होने वाला नहीं, तो चलो अभियान में जुड़ो। वरना जो रोजगार की तलाश में है वो अपने रोजगार के फेर, जिसको कहते हैं ना, नून तेल लकड़ी के चक्कर में लगा हुआ है, उसको फुर्सत नहीं है कि वो अपने कष्ट को, अपनी परेशानी को मुद्दा बनाए। और रोजगार की हालत दूसरी तरफ भी देखिए, अभी जो सीएमआई का जिक्र किया आपने, सीएमआई के मुखिया महेश व्यास से बात हुई कुछ दिन पहले मेरी, उनका एक रिपोर्ट उन्होंने लिखी उस वक्त, फ्रॉम फार्म टू किचन सिंक, और ये बहुत ही टेलिंग स्टोरी है अगर आप ध्यान से उसको सुनेंगे। उनका कहना है कि गांव में रोजगार कम हुए हैं तो लोग खेती में नरेगा में कमाई कर रहे थे, वहां गिनती गिरी है। आमतौर पे नरेगा में रोजगार कम होना अच्छा माना जाता है, ये माना जाता है कि नरेगा में लोग कम जा रहे हैं, इसका अर्थ है कि उन्हें दूसरी जगह बेहतर रोजगार मिल रहा है, वो फैक्ट्रियों में जाएंगे, कंस्ट्रक्शन में जाएंगे, इस तरह के काम में जा रहे हैं। लेकिन इस बार का आंकड़ा बताता है कि उनको नरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है, फैक्ट्रियों में भी काम नहीं मिल रहा है, कंस्ट्रक्शन में भी काम नहीं मिल रहा है। उन्हें जो काम मिल रहा है उसको उन्होंने किचन सिंक कहा है, क्योंकि ऐसे लोग जाके बर्तन धो रहे हैं या इस तरह के दूसरे काम कर रहे हैं। उनको घरों में या दुकानों में बर्तन धोने का, माल ढोने का, इस तरह के काम मिल रहे हैं, जो काम वो कर रहे थे उससे कम स्तर का काम। इससे ऊपर और एक चिंताजनक चीज देखिए, मिडिल क्लास में आप अपने आसपास पता कर लीजिए, जब हम नौकरी करते थे उस वक्त भी मैनेजर्स कहते थे कि 40 साल से ऊपर के लोगों को मत रखो, कोशिश करो कि मत रखो, तब कोशिश था। अब पाबंदी हो गई है कि 30 साल से ऊपर के आदमी को रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर 30 साल उम्र हो गई है और आपके पास आ रहा है तो बिल्कुल मत रखो। 20 से 25 ये टारगेट मेरा अपना अनुभव है, 20 से 25 इसके बीच के लोग रखिए, 25 के नीचे के लोगों को रखिए। अच्छे कम दाम में आते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, 20 साल काम करें। ये जो इसकी वजह से मध्य वर्ग में बहुत सारे लोग 40 साल से ऊपर की उम्र के लोग परेशान हैं, बेरोजगार हैं। अगर नौकरी चली गई है, जैसा अभी प्रोफेसर अरुण कुमार ने आपको याद दिलाया था, प्रोफेशनल्स हैं जिनको दोबारा नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, बेहद मुश्किल है, तो वो जो तनख्वाह पाते थे उससे आधे में काम करने को राजी है, क्योंकि जो उनको खर्चा तो चलाना है। 55 साल 60 साल उम्र हो गई है तो ठीक है, चलो नहीं मिलेगी कोई बात नहीं, हमने अपना जिंदगी भर काम किया, कुछ और छोटा मोटा काम करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। लेकिन जो 35-40 साल के बीच का आदमी बेरोजगार हो गया है, वो तो ना इधर का है ना उधर का, वो भयानक संकट में है। हो सकता है ये मुद्दा दिख नहीं रहा हो नैरेटिव के तौर पर, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो प्रेशर कुकर वाला मुद्दा है जो धीरे धीरे पक रहा है, और जिस दिन सीटी बजेगी उसी दिन पता चलेगा कि अंदर कितना प्रेशर था और उसने क्या पका के निकाला। ठीक है अनुपम, अगर आप तो इतिहास के विद्यार्थी हैं, जब 1972-73 में छात्रों का आंदोलन सिर्फ मेस बिल बढ़ा गुजरात के अंदर एक इंजीनियरिंग कॉलेज में, और उसने इंदिरा गांधी की तकदीर बदल दी। आज बेरोजगारी का इतना बड़ा मुद्दा है, महंगाई अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा है, पेट्रोल डीजल के दाम तो है ही, आप लोगों के साथ युवा सड़क पर क्यों नहीं उतर पा रहा? ये सवाल है। सिर्फ सोशल मीडिया पे होना या छोटे छोटे डेमोन्स्ट्रेशन करना, वो जो जिस एंगर की बात की जा रही है, जो लाखों की संख्या में ट्वीट हुए हैं, ये लाखों के वो छात्र हैं जो अगर चाहें तो इस देश के इतिहास बदल सकते हैं, उसमें आप लोग नाकामयाब क्यों हैं? ये आशुतोष जी, मैं मतलब इस सवाल का जो जवाब है उसका कुछ अंश तो आलोक जी जो अभी बात कह रहे थे उसका जो आखिरी हिस्सा जो था उसमें है। देखिए, मेरा ये नहीं मानना है कि ये मुद्दा एक सेंस में नहीं है, मतलब जो मेन स्ट्रीम नैरेटिव है हमारे देश में उसमें ये नहीं है, ये बात सही है, लेकिन आक्रोश बहुत गंभीर है, असंतोष बहुत ज्यादा है, और जो पनप रहा है बिल्कुल बारूद की तरह। और क्योंकि वो मेन स्ट्रीम नैरेटिव में नहीं है, और क्योंकि ये जो बेरोजगार वर्ग है, और खास करके उसमें भी एक अगर सबसेट आप ले, जो कहने को सबसेट है लेकिन भारत में बहुत बड़ा वॉल्यूम है, जो ऑफ कैंपस अनएम्प्लॉयड यूथ है, क्योंकि हम लोग काम करते हैं उनके बीच में, और मैं आपको बता रहा हूँ इतना ज्यादा गुस्सा है उनके अंदर। दिक्कत क्या है कि ये जो एक यूनिफाइड मूवमेंट जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है। वो नहीं होने का बड़ा कारण है कि जो बड़े बड़े पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस, पॉलिटिकल पार्टीज ऑपोजिशन के हैं, वो उनकी बातों को उस ढंग से अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं जिससे कि वो उनसे कनेक्ट करें। जैसा कि आप जब बेरोजगारी की बात करते हैं तो सिर्फ इतना कह देना कि 2 करोड़ का वादा किया और नहीं दिया,
CMI ने क्या क्या कहा है, आप मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करने लग जाएंगे, इससे वो कनेक्ट नहीं होगा। वो जिस कारण से गुस्से में है उसको समझने के लिए आपको नॉर्मलाइजेशन समझना पड़ेगा, CGL का, SSC का, आपको उस भाषा में बात करनी पड़ेगी। मैंने ये देखा है कि इस वक्त जितने भी राजनीतिक दल हैं विपक्ष के, और ज्यादातर जो नेता है वो इतने डिस्कनेक्टेड है, वो ऊपर ऊपर बात तो कर लेते हैं सतही, लेकिन वो कनेक्ट बनाने की जो भाषा है, जो हम लोग पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारे पास न उस स्तर का रिसोर्स है, हम जितनी मेहनत जितना संघर्ष जमीन पर करते हैं, कभी कभी आके देखिए, मतलब मुझे बड़ा आश्चर्य और मतलब मजेदार बात है, आश्चर्य क्या कि जिस दिन ट्विटर ट्रेंड होता है उस दिन बहस होती है। हम लोग किसी दिन लाठी इतना खा जाते हैं, मतलब बिहार की पटना की सड़कों पर गर्दनी बाग में कोई चर्चा नहीं होती, लखनऊ में, इलाहाबाद में, जयपुर में लाठी चार्ज तक हो जाए, वो जो है हमारे मेन स्ट्रीम नैरेटिव में नहीं आता। यहाँ तक कि जो वो मीडिया जो सिंपैथेटिक है इश्यूज के प्रति, पब्लिक इश्यूज के प्रति, वो भी उस पर बहस नहीं करती। मैं तो बीच बीच में कुछ साथियों को, आलोक जी को भी भेजता रहता हूँ कि ये देखिए आलोक जी कितना कुछ हो गया, लेकिन वो जब हम उसको सही में, अगर उसकी हम इशू है, मुद्दा है, आक्रोश है जी, उसकी मेन स्ट्रीमिंग उसकी नैरेटिव में नहीं कर पाए। उसका बड़ा कारण ये है कि जो लोग उस पोजीशन पे है, जो कर सकते हैं, वो भाषा नहीं बोल सकते जिस भाषा की जरूरत है। जो लोग उस भाषा को बोल सकते हैं, उनके पास वो रिसोर्स, वो दायरा नहीं है जिस स्तर पे बात करने की जरूरत है। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपके माध्यम से बहुत लोगों तक बात पहुंचा पा रहा हूँ। बहुत लोग मुझे मौका भी नहीं देते हैं, वो जिनको मौका देते हैं फिर वो ऐसी बातें करके चले जाते हैं जिससे फिर वो जिनके अंदर गुस्सा है उससे वो इत्तेफाक नहीं रख पाते फिर। तो मेरा मानना है कि गुस्सा बहुत ज्यादा है, और मैं आपको काफी हद तक ये कह सकता हूँ कि अगले साल, 1.5 साल, 2 साल के अंदर और एक बड़ा वर्ग आश्चर्यचकित हो जाएगा उस गुस्से की अभिव्यक्ति को देखकर। उनको लगेगा कि ये क्या हो गया, ये कहाँ से लोग आ गए, सब कुछ ठीक था। तो ये होने वाला है। प्रोफेसर संतोष जी, मेरा सवाल इस बात को लेकर, और मैं फिर आपको 72-73 में ले जाऊंगा, वो स्वतः स्फूर्त था, वो ऑर्गेनाइज्ड नहीं था जो छात्रों का गुस्सा सड़कों पर उतरा था। आज की तारीख में नौकरी नहीं है, गरीबी बढ़ती जा रही है, महंगाई हो रही है, लेकिन वोटर जो है वो अंत में हिंदू, जाट, गुज्जर, वैश्य वो हो जा रहा है। क्या ये समस्या जिसकी वजह से इतना बड़ा मुद्दा सड़क पर नहीं निकलता, या राजनीतिक पार्टियों को उसको चिंता नहीं होती? क्या कारण, आपके एक समाजशास्त्री दृष्टि क्या कहती है इसमें? आपकी समझ सही है, और मुझे आपको क्या बताने की आवश्यकता है कि जिस तरीके से मीडिया को कैप्चर कर रखा है सरकार ने, उसकी वजह से चर्चा नहीं होती। जब चर्चा नहीं होती तो और लोग, अनुपम जैसे लोग और उनके साथी लोग हताश होने लगते हैं। अब अनुपम और भी कह रहे हैं कि मतलब जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी उनका उस तरीके से साथ नहीं दे पा रही हैं जिस तरीके से उनको देना चाहिए। तो ये फेलियर तो जाहिर ही है, मगर मैं अनुपम से सहमत हूँ कि आगे आगे देखिए होता है, ये बात इतनी गंभीर होती चली जा रही है, और मैं तो अपने छात्रों के बीच में ये समस्या को इतनी विकटता इसकी प्रदर्शित हो रही है कि ये, इसमें कोई दो राय है नहीं कि ये इलेक्शन के वोट में बिल्कुल साफ होएगा। आखिर यूं ही नहीं यूपी में पंचायत इलेक्शन में हुआ, और यूं ही नहीं हमारे तेजस्वी यादव जॉब्स के इशू को उठा पाए, और क्योंकि वो उन्होंने उठाया तो फिर इस वजह से दूसरी पार्टी को भी उठाना पड़ा। याद करिए ना, तो ऐसा नहीं है कि हाल में ऐसा हुआ नहीं है, और अब और होगा क्योंकि स्थिति और गंभीर हो गई, और कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। दिक्कत ये भी है क्योंकि सरकार ने इस साल में, जबकि इतनी गंभीर कोविड का प्रकोप हुआ, उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब फिस्कल स्टिमुलस या मॉनेटरी स्टिमुलस। ठीक है प्रोफेसर अरुण कुमार, जो मैं सवाल पूछ रहा था, ये जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है, क्या पेट की राजनीति या पेट की पॉलिटिक्स पे हावी हो जाती है क्या? जी हाँ, देखिए हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र बहुत बड़ा है जिसमें कि आमदनी बहुत कम होती है, और ये तो दिख गया था पैंडेमिक के दौरान कि 90% लोगों ने कहा कि हमारे पास तो एक हफ्ते के सप्लाई खरीदने का भी पैसा नहीं था, तो इसलिए भुखमरी शुरू हो गई थी असंगठित क्षेत्र में। तो जो गरीब आदमी होता है वो प्रोटेस्ट नहीं ज्वाइन कर पाता है, उसको तो मोबिलाइज करना पड़ता है। जब तक कि पॉलिटिकल पार्टीज मोबिलाइज नहीं करते,
जब तक कि मिडिल क्लास सामने आके मोबिलाइज नहीं करता है तब तक वो अपने आप से नहीं आएंगे। कैन यू हियर? या आई कैन हियर यू, आई Hello? कैन हियर यू, आई कैन Can हियर you यू hear? सर, आई कैन हियर यू, आप बोलिए सर। अच्छा, तो जैसे कि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र को हम मोबिलाइज ऑर्गेनाइज नहीं कर पाते हैं। मैंने तो इतनी बार हम लोगों ने ऑल्टरनेट बजट बनाया था 93 में, 94 में, तब ये बात रखी थी ट्रेड यूनियंस के सामने कि आप असंगठित क्षेत्र को क्यों नहीं मोबिलाइज करते हैं।